हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइकली फ्रॉम विच चैप्टर्स मोस्ट क्वेश्चन विल कम एग्जामिनेशन। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। और उससे पहले अगर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सब का पेपर अच्छा गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे और क्वेश्चन किस टाइप के बनेंगे, इसके बारे में देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा चैप्टर का वेटेज कितना ज़्यादा है, और अगर आपने अभी तक पेपर नहीं पढ़ा है, अपना फिजिक्स का आपने सब्जेक्ट अच्छे से तैयार नहीं करा है, तो आप किन चैप्टर्स के ऊपर अपना पूरा फोकस डालो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले, उससे कि आपके पासिंग मार्क्स से भी और अच्छे नंबर आ जाए, उससे आपको बहुत ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिले। अगर आपको उस वीडियो पर जाके देखना है तो जाके देखो, 5-6 मिनट की है, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, और मैंने आपको पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही बताएं। मूव करते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर, और इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कहाँ से चैप्टर बनेंगे। एक तो बात तो सबसे पहले ये है कि जो चैप्टर मैंने आपको उस वीडियो में बताए हैं उन्हीं में से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे भाई, इसीलिए सबका वेटेज ज़्यादा होता है। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न कहाँ से आएगा और किस चीज़ को आपको अच्छे से फॉलो करनी है। भाई न्यूमेरिकल अगर आ रहा है, अगर आप न्यूमेरिकल में अच्छे हो तो आपको न्यूमेरिकल में फोकस करना चाहिए, या परसेंटेज कैसे उसका डिफाइंड रहता है, कैसे कैटेगराइज्ड है, क्या थ्योरी ज़्यादा आती है, क्या डिफिनेशन ज़्यादा आती है, क्या न्यूमेरिकल या रीजनिंग, सारी इस वीडियो के में हम लोग बात करेंगे। फटाफट बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात तो है आपका जो फिजिक्स का पेपर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ये तो सबको पता है। थ्योरी, डेफिनेशन या रीजनिंग, और आपका न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल बेसिकली आपके आईसीएसई के पैटर्न के हिसाब से देखें तो 35 से 40% आता है न्यूमेरिकल्स, सिर्फ न्यूमेरिकल। और जितने आप सारे चैप्टर में से देखोगे, थ्योरी वाले चैप्टर में से अगर आपका कई सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें बहुत कम न्यूमेरिकल दिए, 1-2, तो उसमें से नहीं पूछते वो लोग। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेंगे तो फॉर्मूले की यूनिट वगैरह पूछ लेते हैं। बाकी जो चैप्टर हैं, फोर्स जैसा चैप्टर है, फोर्स, लाइट, साउंड, मैग्नेटिज्म, करंट, ये सारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर हैं। तो उन्हीं में से ही आपके पूरे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। उन्हीं में से ही आपके न्यूमेरिकल उठा के देते हैं। कौन कौन से हो गया आपका, फोर्स, लाइट और साउंड, मैग्नेट और करंट। इन 5 चैप्टर में से ही आपको न्यूमेरिकल भर भर के मिलेंगे। और आपको, अगर मेरे हिसाब से अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आज के दिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको देखो, और फटाफट अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आते तो ही आप इन सब चीज़ों पे अच्छे से फोकस करो, और इन चैप्टर्स के आप सिर्फ न्यूमेरिकल ही करो तो आपका ज़्यादा बेटर रहेगा। आके आलतू फालतू चीज़ों में आपको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है। दूसरे पर्सपेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, आपका डेफिनेशन या रीजनिंग। ये आपके एग्जाम में 20 से 25% पूछी जाती है। देखो, जो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, 2 40-40 नंबर के डिवाइड रहते हैं। एमसीक्यू में तो रीजनिंग पूछेंगे है नहीं। बाकी अगर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, आपके 3 क्वेश्चन रहते हैं सेक्शन ए के अंदर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 1 होता है एमसीक्यू, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 होते हैं शॉर्ट या मीडियम साइज क्वेश्चन आंसर्स। तो जो शॉर्ट या मीडियम साइज आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसी में से ही आपको अपने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और अगर देखा भी जाए तो उसी में से ही मैक्सिमम रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेफिनेशन आपके जो सेक्शन बी वाला पार्ट होता है उसमें से पूछा जाता है, बाकी और किसी में से नहीं। सेक्शन ए के अंदर आपको रीजनिंग ज़्यादा मिलेगी। तो आप समझो कि आप सेक्शन ए में जितना भी होगा, मान लो सेक्शन ए है आपका 3, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। 100% में अगर आप तीनों को इक्वली डिवाइड करोगे तो 33% ये, 33% ये, या फिर एमसीक्यू थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, इसको आप 40 मान लो, 40, 30 और 30। अब आप ये समझो कि आपको ये जो 60% आप सेक्शन ए के अंदर तैयार करोगे, इसमें से आपको सिर्फ डेफिनेशंस और रीजनिंग के ऊपर ध्यान देना है, तभी आपका सेक्शन ए बनेगा, वरना तो उसमें आपको ज़्यादा नंबर नहीं स्कोर कर पाओगे, ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका थ्योरी का। थ्योरी आपकी आती है 30 से 35%, और ये सिर्फ पूछा जाता है सेक्शन बी के अंदर। सेक्शन बी के अंदर आपको टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, उसी के अंदर ये क्वेश्चन में से पूछते हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए के अंदर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ग्राफ्स भी कभी कभार पूछ लेते हैं, एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। अब देखो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपको सेक्शन बी के अंदर जाना है, और सेक्शन बी तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा आपको, और आपने मान लो उसमें से कोई क्वेश्चन उठाया, तो पता है उसमें क्या होता है, ऐसे रहता है डिवाइड। क्वेश्चन है
वो 3 सब टॉपिक में डिवाइड रहता है, A B C। अब क्वेश्चन अगर सब टॉपिक A है तो उसमें मान लो कोई न्यूमेरिकल पूछ लेगा या फिर रीजनिंग या डेफिनेशन। पहले ऐसा डिज़ाइन करते हैं क्वेश्चन पेपर को कि आपका पूरा चैप्टर उस क्वेश्चन के अंदर समराइज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थ्योरी और डेफिनेशन के अंदर ये 3 नंबर का हो गया, फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड कोई रीजनिंग पूछ लेंगे, ये 3 नंबर का हो गया, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल पूछ लेंगे उसी से रिलेटेड, 4 नंबर का हो गया। इस तरीके से आपका पूरा एक चैप्टर इसमें कंबाइन हो जाता है। और एक ही चैप्टर से ज़्यादातर वो लोग, मतलब अगर जिस चैप्टर से वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी से ही आजू बाजू आस पास की चीज़ें ही पूछेगा, वो आउट ऑफ द सिलेबस या आउट ऑफ द चैप्टर। मान लो क्वेश्चन नंबर A है, इसमें फोर्स की बात चल रही है तो लेंस का घुसा देगा, ऐसा काम नहीं होता है। वो लेंस फोर्स ही के बारे में पूछेगा, फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की रीजनिंग, फोर्स की न्यूमेरिकल, बस ऐसे ही। तो आपके मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो भी चैप्टर तैयार करो, हाई वेटेज वाले चूज़ करो और उनको अच्छे से पढ़ो। अगर उसमें न्यूमेरिकल, थ्योरी, रीजनिंग तीनों चीज़ें हैं तो उन तीनों को अच्छे से पढ़ो। जैसे आपका लाइट जो चैप्टर है उसके अंदर रीजनिंग भी है, उसके अंदर थ्योरी भी है, उसके अंदर न्यूमेरिकल भी है। न्यूमेरिकल उसके ईजी होते हैं और काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। तो मैं कहूँगा कि लाइट आप ज़रूर पढ़ के जाओ क्योंकि पूरे सारे चैप्टर में फैला रहता है। लास्ट पार्ट है आपका सेक्शन A। सेक्शन A में बहुत रेयर केस हुआ तो आपका ग्राफ पूछेगा, वरना ग्राफ भी सेक्शन B के अंदर ही वो लोग पूछते हैं चैप्टर से रिलेटेड, या फिर MCQ में भी, MCQ की कैटेगरी में फॉल कर सकता है। मान लो MCQ में कैसे गिरेगा, मान लो ऐसे हो गया कि वोल्टेज और आपका करंट का ग्राफ ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ये सब इस तरीके से आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछ लेगा। बाकी इस तरीके से अगर आप चलोगे, देखो क्या होता है, चैप्टर आपका सिलेबस बहुत बड़ा है लेकिन आपको पढ़ना उसमें से कुछ स्पेसिफिक ही टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। आप जाओगे आलतू फालतू चीज़ पढ़ोगे उठा के तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। और ये जो आपके कुछ दिन बचे हैं, अभी आज कौन सी डेट है, 15 तारीख है, तो 17 को आपका पेपर है। तो आपको 15 और 16 में स्ट्रैटेजिकल पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क वाली पढ़ाई नहीं करनी है। जो आपको हार्ड वर्क वाली पढ़नी चाहिए थी वो अब टाइम चला गया, उसको बार बार सोच के मत देखो। तो जो आपका मेंटर कोई भी आपको गाइड कर रहा है तो उसकी गाइड फॉलो करो। ये होना चाहिए कि हाँ वो वेल एक्सपीरियंस्ड है, हाँ उसने कुछ हर चीज़ प्रीवियस ईयर के पेपर देख के बताए हैं, वरना तो और कुछ नहीं। बाकी आप अगर इस पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे। और जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है वो भी अगर इन सारे टॉपिक्स को अभी आप अगर करके देखो, 24 घंटा और 12 घंटा, 24 + 12 कितना, 36 आवर्स भी आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हो, हर एक चीज़ को अच्छे से देखते हो और हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स पकड़ते हो तो आप अभी भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपकी रेंज 50 to 60 हो जाएगी। 80 में से 50-60 2 दिन के अंदर बहुत बड़ी बात है और आराम से हर इंसान अचीव कर सकता है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। इन्हीं सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।